राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शक्ति, चूंकि इसके साथ शब्द शक्ति जुड़ा हुआ है और जो शक्ति की अवधारणा है वो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी उपागम से सन्निकटता रखती है, नजदीकी रखती है। हाँ बिल्कुल शशांक। तो जब भी आप राष्ट्रीय शक्ति की बात करेंगे इसे आप यथार्थवाद के अधिक नजदीक पाएंगे। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागमों के बारे में पढ़ा है, जिसमें मूल रूप से यथार्थवादी और आदर्शवादी उपागम से तो आप सब लोग रूबरू हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है ना। यथार्थवाद जहाँ व्यवहारिकता की बात करता है, वहीं आदर्शवाद नैतिकता की बात करता है। यथार्थवाद जहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीयकर्ताओं पे अधिक बल देता है, देशों के अपने नेशनल इंटरेस्ट पे अधिक फोकस करता है, वहीं पर आदर्शवाद ट्रांसनेशनल एक्टर्स को फोकस करता है, पार राष्ट्रीयकर्ताओं पे अधिक बल देता है। तो पहली बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि शक्ति की संकल्पना यथार्थवाद के नजदीक है। अगर हम शक्ति के राष्ट्रीय शक्ति के शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो इसका मतलब होता है कि किसी देश के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिससे वह दूसरे देशों के व्यवहारों को नियंत्रित कर सके। अब दूसरे देशों के व्यवहारों को नियंत्रित करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए दो देश है, चाहे सपोज दो लोग हैं, मोहन और सोहन। मोहन को आप शक्तिशाली तभी कहेंगे जब मोहन सोहन से अपना मनचाहा व्यवहार करा सके और अनचाहे व्यवहार पे नकेल कस सके। अगर ये दोनों चीजें कर सके इसका मतलब कि मोहन सोहन को नियंत्रित कर पा रहा है, और जो ऐसा कर पा रहा है वो शक्तिशाली है। समझ रहे हैं? सामान्य संदर्भ में राष्ट्रीय शक्ति के कुल 4 तत्व होते हैं, है ना। प्राकृतिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक और वैचारिक। वैचारिक को हम लोग सामाजिक वैचारिक भी बोलते हैं। एक बार मैं इसे लिख दे रहा हूं। इसका जो संबंध है राष्ट्रीय शक्ति का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी उपागम से है। समझ रहे हैं? यथार्थवादी चिंतकों में सबसे अधिक हम लोग, मतलब शक्ति के यथार्थवादी चिंतकों में सबसे अधिक हम लोग मार्गेंथाउ को फोकस करते हैं। हमने पढ़ा है मार्गेंथाउ का शक्ति का सिद्धांत, है ना। तो एक बात जो हमें मूल बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि राष्ट्रीय शक्ति का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस स्कूल से है? यथार्थवादी स्कूल से है। यथार्थवादी बोले तो रियलिस्टिक। एनीवे, मान लीजिए कंट्री 1 है और यहाँ कंट्री 2 है। कंट्री 1 के अंदर एक ऐसी क्षमता, जिस क्षमता के माध्यम से यह कंट्री 2 को नियंत्रित करता हो। यानी किसी देश की ऐसी क्षमता जिसके माध्यम से वह दूसरे देश के व्यवहारों को नियंत्रित कर सके, उसी क्षमता का नाम क्या है? शक्ति है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसी क्षमता का नाम शक्ति है। अब देखिए, शक्ति के साथ हमने राष्ट्रीय शक्ति
यानी राष्ट्रीय शब्द को इसके पहले हमने प्रीफिक्स क्यों किया? इसलिए कि जो शक्ति की अवधारणा है यथार्थवाद से संबंधित है, और आपने पढ़ा है कि यथार्थवाद के अंदर राष्ट्रीय अभिकर्ताओं पे बल दिया जाता है, नेशनल एक्टर्स पे। नेशनल एक्टर्स में कोई और नहीं होता बल्कि नेशन स्टेट्स होते हैं, राष्ट्र राज्य होते हैं। वही अधिराष्ट्रीयकर्ता की जब बात होती है या पार राष्ट्रीयकर्ता की बात होती है, ट्रांसनेशनल एक्टर्स की, जिसकी बात मुख्यतः आदर्शवाद करता है, जिससे संबंधित है आपके वुडरो विल्सन और पंडित नेहरू जैसे चिंतक। आदर्शवाद पार राष्ट्रीयकर्ताओं पे बल देता है। पार राष्ट्रीयकर्ता का मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग तरह के पार राष्ट्रीयकर्ता काम करते हैं, है ना। जैसे ग्रीन पीस हो गया, अमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, WTO हो गया, समझ रहे हैं। ये सारे ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं। इनका संबंध किसी एक देश विशेष से नहीं होता बल्कि राष्ट्र राज्यों की संकल्पना से ये ऊपर उठकर काम करते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर नेशनल एक्टर्स पे बल दिया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हर देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देगा और उन्हीं राष्ट्रीय हितों की बुनियाद पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अपनी भूमिका का रेखांकन करेगा। लेकिन जब पार राष्ट्रीयकर्ताओं पे बल दिया जाने लगे, इसका मतलब ये हुआ कि देशों से अपेक्षा की जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने राष्ट्रीय हितों को तरजीह ना दें, अंतर्राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दें। अपने हितों की पूर्ति करने के बजाय एक ऐसे माहौल को क्रिएट करने पर बल दें, एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करने पर बल दें जिसमें सभी देश अपने हितों को पूर्ण कर सके। जाहिर सी बात है, उस व्यवस्था का आदर्श स्वरूप है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अगर होगा विश्व बिरादरी के अंदर, तो सभी देशों में उभार आएगा, सभी देश उन्नति करेंगे, सभी देशों का उत्थान होगा। मतलब जब आप सेल्फ से आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब कि आप ट्रांसनेशनल एक्टर्स पे बल दे रहे हैं। यहां आपका तात्पर्य देशों से है। अब चूंकि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीय विकास, इन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा उपागम बल देता है? आदर्शवादी उपागम, यथार्थवादी नहीं। यथार्थवादी तो ये मान के चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर शांति संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में युद्ध व हिंसा से भरी हुई व्यवस्था है। मिला जुला के आप कह सकते हैं कि अराजकता के नजदीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीयकर्ताओं को कहते हैं कि तुम्हें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने में, मतलब यथार्थवादी कहते हैं कि तुम्हें अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने की दिशा में अगर कुछ अनैतिक भी करना पड़े तो कर डालो, नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता। ये यथार्थवादी कहते हैं। आदर्शवादी क्या कहते हैं? आदर्शवादी कहते हैं कि अपने हितों की पूर्ति के दौरान हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी अनैतिक ना हो, नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के अभाव में विश्व राजनीति अराजक हो जाएगी। तो ये यथार्थवाद व आदर्शवाद में मूल फर्क है। अब चूंकि यह सुनिश्चित हो गया कि राष्ट्रीय शक्ति का संबंध यथार्थवाद से है, तो इतना तय हो गया कि राष्ट्रीय शक्ति के रास्ते में अगर कुछ अनैतिक भी हो तो उसे स्वीकार लिया जाएगा। नैतिक अनैतिक में बहुत भेद करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, और मूल उद्देश्य होगा कि दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रित करें। समझ रहे हैं? नियंत्रित करने के लिए आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा। कैसे नियंत्रित करेंगे? किसे कहेंगे कि हम दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हैं? दो मानकों पे इसका निर्धारण होता है। पहला मानक, हम जैसा चाहें वैसा सामने वाले से करा ले जाएं। दूसरा, हम जो ना चाहें वो नहीं करने पर सामने वाले को मजबूर कर सकें। समझ रहे हैं? तो यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को अत्यधिक महत्व देता है। अब राष्ट्रीय शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, इसकी बात हमें करनी है। देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और सामाजिक वैचारिक।
प्राकृतिक, इसमें आपका भूगोल, जनसंख्या, है ना, प्राकृतिक संसाधन, इन सबको हम कंसीडर करते हैं प्राकृतिक कारकों में। वही अगर हम वैज्ञानिक तत्वों की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं आर्थिक क्षमता, सैन्य विकास, इंटेलिजेंस, आसूचना, और वर्तमान संदर्भ में आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी इनकारपोरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर सकते हैं, है ना? आसूचना, आसूचना बोलते हैं इंटेलिजेंस को। वर्तमान में तकनीकी विकास भी है, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट। राजनीतिक में इसमें आपका सरकार आ जाएगी, नौकरशाही आ जाएगी, ब्यूरोक्रेसी, कूटनीति, कूटनीति। और सामाजिक वैचारिक में आप कह सकते हैं विचारधारा, सामाजिक चेतना, सोशल अवेयरनेस, राष्ट्रीय मनोबल। मनोबल समझ रहे हैं? मान लीजिए देश के नागरिकों को यह विश्वास है कि हमारे देश पर कोई हमला नहीं कर सकता, उसे विश्वास है, तो इससे देश के लोगों का राष्ट्रीय मनोबल बना रहेगा। अब देश खूब शक्तिशाली हो कहने को, लेकिन वहां के लोग मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हो, उन्हें लग रहा हो कि कभी भी कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है, तो कह सकते हैं कि लोगों का राष्ट्रीय मनोबल कम है ना? विचारधारा, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय मनोबल, ये सब शक्ति के सामाजिक वैचारिक प्रकार हैं। अब देखिए एक एक को समझते हैं। जैसे प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रकार, प्राकृतिक रूप से कोई देश शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इसमें उसके भूगोल का बहुत बड़ा महत्व होता है, मतलब ज्योग्राफी का, उसकी पॉपुलेशन का। अब जैसे मान लीजिए सपोज कनाडा, कनाडा के बारे में आप जानते हैं, बर्फीले मरुस्थल वगैरह आपको दिख जाएंगे उधर। अब कोई देश पता चला कि बर्फ से लदा हुआ है ना, आपको लगता है कि वो कभी राष्ट्रीय शक्ति बन पाएगा? अफ्रीका देख लीजिए, रेतीले मरुस्थल, तो उसका भूगोल कहीं ना कहीं उसे राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय महाशक्ति बनने से रोकता है। जनसंख्या, अगर किसी देश की जनसंख्या, मान लीजिए भारत की, भारी भरकम जनसंख्या है लेकिन कौशल विहीन है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन, आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय शक्ति बनने में बाधाएं आएंगी? जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कैसी स्थलाकृतियां हैं भूगोल के अंदर, देश की जलवायु कैसी है? अब पता चला कि देश इक्वेटर पे या इक्वेटर के आसपास है, उसकी जलवायु प्रतिकूल है,
उसे राष्ट्रीय शक्ति बनने में समस्या होगी भौगोलिक रूप से। जिसकी जलवायु अच्छी है, अच्छी टोपोग्राफी है, स्थलाकृतियां हैं, अच्छे लोकेशन पे है, वो आसानी से राष्ट्रीय शक्ति बन सकता है। भाई अच्छी जलवायु होगी तो लोगों का जीवन स्वस्थ जीवन रहेगा। जलवायु खराब में पता चला हर 6 महीने में कोई ना कोई महामारी आ रही है, लोग मरते जा रहे हैं, वो देश क्या राष्ट्रीय शक्ति बनेगा? तो राष्ट्रीय शक्ति के लिए भूगोल बड़ी भूमिका निभाता है, जनसंख्या बड़ी भूमिका निभाती है ना। प्राकृतिक संसाधन बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन हो ही नहीं तो कल को नहीं लगता कि वो आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा, दिक्कतें आएंगी। जैसे भारत में कोरोना की दवाइयाँ विश्व के दूसरे देशों की कंपनियां बना रही थी, और वे कंपनियां अपने स्तर पे विदेशी मुल्कों के साथ समझौता की हुई थी कि आप हमें कच्चा माल प्रोवाइड कराओ, उसका एक शेयर हम आपको दे देंगे। अब पता चला कि जितनी दवाइयाँ बनी 80% एग्रीमेंट के तहत उन्हीं देशों को जानी है, तो भारत के पास किल्लत होगी ही। और भारत सरकार उसी में अपना पीठ थपथपाना शुरू करेगी कि वो जो 80% जा रहा है वो भारत सप्लाई कर रहा है विदेशों में, भारत इतना सक्षम हो गया। इसे कहते हैं पॉलिटिकल श्रूडनेस। भाई भूगोल के आधार पर ही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जियो पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ, भू राजनीति का। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, अगर होता तो आप देखिए ना, स्विट्जरलैंड को एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में कहाँ कौन कंसीडर करता है? ठीक है, एक संपन्न देश है, लेकिन कभी आपने सुना है, पूरा विश्व इतिहास उठा लीजिए, विश्व राजनीति उठा लीजिए, कभी स्विट्जरलैंड किसी दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाया है? नहीं बनाया है। कभी साम्राज्यवादी रास्ते पर नहीं चल पाया। भाई जो शक्तिशाली होगा वो शक्ति का प्रदर्शन भी करेगा। और अगर मान लीजिए आपकी जनसंख्या कुशल है, स्किल्ड है और भारी भरकम भी है, तो ऐसे में ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि फिर आप अपनी सैन्य क्षमता को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं ना, सैन्य क्षमता को। वर्तमान संदर्भ में सैन्य शक्ति के लिहाज से संख्या बल पे फोकस नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि किसी देश की सेना टेक्नोलॉजिकली कितनी समृद्ध है, प्रौद्योगिकी लिहाज से कितनी उन्नत है ना। तो ये बेसिकली शक्ति का प्राकृतिक तत्व हुआ। अगर हम बात करें शक्ति के वैज्ञानिक तत्वों की, आर्थिक विकास, सैन्य क्षमता, आसूचना वगैरह वगैरह, तो वैज्ञानिक तत्व में क्या होगा? अब चूंकि हम लोग वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, और वैश्वीकरण के दौर में भू राजनीति को, जियो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था ने रिप्लेस कर दिया है। अब विश्व राजनीति की पहचान भू राजनीति के रूप में नहीं हो रही है, बल्कि अर्थ राजनीति के रूप में हो रही है, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, इको पॉलिटिक्स। तो जरा सोचिए, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में जहां अर्थनीति को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि किसी देश को राष्ट्रीय शक्ति बनने के लिए जो उसके वैज्ञानिक कारक है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे?
जो देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा दिव्यांशु, वो देश आसानी से राष्ट्रीय शक्ति का रूप धारण कर सकेगा। एक दौर था पहले जब सैन्य शक्ति के आधार पर हम निर्धारित करते थे कि कौन देश शक्तिशाली है, किसके पास भारी भरकम सेना है, वगैरह वगैरह, परंपरागत रूप से। लेकिन वर्तमान रूप से सेना को भी हम वैज्ञानिक रास्ते पर चलने की बात करते हैं। और सेना वैज्ञानिक रास्ते पर कब चलेगी? जब सेना का निर्धारण या सेना का बल संख्या पे नहीं होगा बल्कि टेक्नोलॉजी पे होगा। जो आर्मी, जो सेना, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगी, आप उसे क्या मानेंगे? शक्तिशाली सेना मानेंगे। शक्तिशाली सेना। जिस देश के पास आर्थिक संसाधन बहुलता में है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, वो बड़ी राष्ट्रीय शक्ति का रूप धारण कर सकता है। आसूचना, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस मतलब किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है। आज देखिए वर्तमान में तमाम तरह के जीपीएस सिस्टम वगैरह के माध्यम से लोकेशन पता कर लेते हैं, कौन अपराधी कहाँ छुपा है, कांड करके ये पता आसानी से लग जाता है। खुफिया जानकारियाँ इकट्ठा करने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। तो जो देश इन मानकों को ठीक तरीके से फुलफिल करता है, आप कह सकते हैं ना कि वो राष्ट्रीय शक्ति बनने की राह पे अग्रसर है या राष्ट्रीय शक्ति है। है ना? राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों में हम लोग बेसिकली सरकार, नौकरशाही और कूटनीति को कंसीडर करते हैं। सरकार, सरकार का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी देश के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट है, तो स्टेबल गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले ले सकती है, दीर्घकालिक फैसले ले सकती है, तीव्रता के साथ फैसले ले सकती है। अगर देश के पास स्टेबल गवर्नमेंट है तो आप कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय शक्ति के रूप में ठीक ठाक है। नौकरशाही, देश की नौकरशाही भ्रष्ट ना हो, लोक कल्याणकारी दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करती हो, तो वैसा देश राष्ट्रीय शक्ति आसानी से बन सकता है। कूटनीति, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेट अपने कूटनीतिक संबंधों में निजी स्वार्थों को किनारे करके राष्ट्रहित में सोचें। जिस देश के डिप्लोमेट ऐसा करेंगे, समझिए कि देश को राष्ट्रीय शक्ति बनने में वो मदद प्रदान कर रहे हैं। फिर आपका है सामाजिक वैचारिक। विचारधारा। विचारधारा का बहुत बड़ा रोल होता है। विचारधारा, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय मनोबल। अब जैसे मान लीजिए दो देश हैं, दोनों देशों में एक जैसी विचारधारा है। मान लीजिए दोनों लोकतांत्रिक देश है, तो एक लोकतांत्रिक देश अपनी बातें जब दूसरे लोकतांत्रिक देश से कहेगा और उससे गुजारिश करेगा कि देखो भाई तुम ऐसा कर लो, तो संभव है सामने वाला आपकी बातें मान जाए। यानी आपके पास एक ऐसी वैचारिक क्षमता है जिसके आधार पर आप सामने वाले को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं होता है कि हमेशा आपको बमबारी करना पड़े, युद्ध का सहारा लेना पड़े। वैचारिक रूप से भी एक देश दूसरे देश को नियंत्रित कर सकता है। और अगर आपके पास वैचारिक नियंत्रण की क्षमता है, इसका मतलब आप शक्तिशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो जब कभी भी किसी देश के पास अस्थायी गवर्नमेंट होती है, उस देश को हम शक्तिशाली देश के रूप में गिनते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट। यहाँ अस्थायी का मतलब नहीं कि एक ही सरकार लंबे समय तक बनी रहे या एक ही सरकार जीवन पर्यंत बनी रहे। अब पता चला कि हर 6 महीने पे सरकार गिर रही है, तो आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप बल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आप राष्ट्रीय शक्ति हैं या नहीं हैं, ये राष्ट्र के अंदर इसका आकलन नहीं होगा, वैश्विक बिरादरी के अंदर इसका आकलन होगा। आप अपने घर में खूब मजबूत बने रहिए, कौन जानता, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग भी यह मानना शुरू कर दे कि नहीं ये व्यक्ति शक्तिशाली है, तो कहेंगे कि हाँ शक्तिशाली है ना? तो सामाजिक वैचारिक कारक भी, जिसके अंदर विचारधारा है, विचारधारा भी राष्ट्रीय शक्ति बनने में मदद प्रदान करती है किसी देश को। विचारधारा के बाद आप आ जाइए, अगला है
सामाजिक चेतना, यानी जो नागरिक समाज हो वो काफी अवेयर्ड हो, उसके अंदर संकीर्णताएं ना हो, संकीर्ण आधारों पे आपस में बटा ना हो, तो वह नागरिक समाज कहीं ना कहीं देश को समृद्ध करता है, देश को शक्तिशाली बनाता है। राष्ट्रीय मनोबल, राष्ट्रीय मनोबल तभी आता है जब देश के अंदर सब कुछ चुस्त दुरुस्त हो, सब कुछ चाक चौबंद हो, सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा हो। अब पता चला कि मीडिया में अफवाह उड़ गई कि भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने वाली है, आपको नहीं लगता कि हर व्यक्ति का मनोबल थोड़ा टूट जाएगा? क्लियर है? तो इस तरह से हमने राष्ट्रीय शक्ति के भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे में समझा। भिन्न भिन्न क्या, 4 प्रकार हैं इसके। अब यहां से एक प्रश्न बनता है एक पार्टिकुलर फेसेट को टारगेट करके कि व्हाट्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल पावर, और यू कैन से द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर। राष्ट्रीय शक्ति के कारकों का सापेक्षिक महत्व क्या है? सापेक्षिक महत्व का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 2 कारक हैं, तो एक कारक के सापेक्ष दूसरे की क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरे के सापेक्ष तीसरे की क्या अहमियत है, तीसरे के सापेक्ष चौथे की क्या अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। इसको कहते हैं सापेक्षिक महत्व, रिलेटिव इंपॉर्टेंस। क्या शक्ति के कारकों का सापेक्षिक महत्व आसानी से निकाला जा सकता है? देखो जी, शक्ति के कारकों का सापेक्षिक महत्व ठीक तरीके से तभी निकाला जा सकता है जब हम शक्ति के शक्ति के तत्वों का ठीक तरीके से मापन कर सके, मेजरमेंट कर सके। जब तक मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता करेंगे कि इस कारक की तुलना में ये कारक अधिक महत्वपूर्ण है? भाई, अधिक और कम का आकलन करने के लिए उसका मापन करना पड़ेगा ना। तो एक बात तो तय मानिए कि शक्ति के जो भिन्न भिन्न तत्व हैं, इनके सापेक्षिक महत्व को निकालने में या सापेक्षिक महत्व को वर्णित करने में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। और इस समस्या की मूल वजह यही है कि शक्ति के भिन्न भिन्न तत्वों अथवा कारकों का मेजरमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाता। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। चलिए, शक्ति के वैज्ञानिक कारक के अंदर आपने आर्थिक तत्वों की बात की, हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया। आर्थिक तत्वों का तो हम देख लेंगे कि चलो भाई, पिछले साल कितने का बजट पेश किया गया था, इस साल कितना किया गया है, पिछले साल हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जीडीपी रेट क्या थी, इस बार जीडीपी रेट क्या चल रही है। आर्थिक कारकों का तो मापन कर लेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रीय मनोबल कैसा है, इसका आकलन हो सकता है। देश के लोगों के राष्ट्रीय मनोबल, जो कि शक्ति का ही एक तत्व है, इसका आकलन हो सकता है। राष्ट्रीय मनोबल का आर्थिक विकास के साथ कैसे आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे? और कई राष्ट्रीय शक्ति के ऐसे तत्व हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, और जब आपस में निर्भर हो तो उनमें हम रिलेटिव डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। जब रिलेटिव डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी नहीं निकाल पाएंगे। भाई, कौन अधिक महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, इसका आकलन करने के लिए पहले जो उपलब्ध सैंपल है उसमें अंतर स्थापित करना पड़ेगा। और यह भी एक बात है कि शक्ति के जो भिन्न भिन्न तत्व हैं, समय के साथ उनकी अहमियत बदलती रहती है। जैसे जरा सोचिए, 1991 से पहले जिस देश के पास सबसे ज्यादा हथियारों का जखेरा हुआ करता था,
वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हुआ करते थे। कहने का मतलब कि जो सैन्य रूप से शक्तिशाली होता था उसी को हम शक्तिशाली मानते थे। क्या वर्तमान में ऐसा है? वैश्वीकरण में अर्थनीति हावी हो गई है, जियो पॉलिटिक्स का कोई औचित्य नहीं रहा इंटरनेशनल राजनीति के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। और अर्थनीति कहती है कि भिन्न भिन्न देशों को आपसी सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए, तभी जाकर आर्थिक पैमाने पे या आर्थिक मानकों पे देश तरक्की कर पाएंगे। और जब आपसी सामंजस्य से व्यवस्था चलेगी अश्विनी, आपसी सामंजस्य से, तो ऐसे में विरोध की संभावना कम रहेगी, क्योंकि जब सामंजस्य स्थापित करना होगा तो आप मित्रता के भाव से मिलेंगे ना, दुश्मनी के भाव से नहीं। म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात आएगी, परस्पर सहयोग की बात आएगी, एक दूसरे पर प्रभाव स्थापित करने की बात नहीं आएगी। तो प्री ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से पहले शक्ति का कोई दूसरा तत्व तो अत्यधिक महत्वपूर्ण था, जैसे सैन्य व्यवस्था से संबंधित। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है महत्वपूर्ण? आर्थिक प्रणाली। ठीक है, इन तमाम विसंगतियों के बावजूद, इन तमाम जटिलताओं के बावजूद, जटिलता किस परिप्रेक्ष्य में? शक्ति के तत्वों के सापेक्षिक महत्व निकालने के संदर्भ में हमने जटिलताएं देखी, कॉम्प्लेक्सिटीज देखी। इन तमाम जटिलताओं के बावजूद भी कुछ चिंतकों ने शक्ति के भिन्न भिन्न तत्वों, भिन्न भिन्न कारकों के सापेक्षिक महत्व को बयां करने का प्रयास किया है। उसी में एक नाम आता है आर्गेन्स की। आर्गेन्स की दिख रहा होगा, हाँ, आर्गेन्स की। ये कहता है कि जो भी शक्ति के भिन्न भिन्न कारक हैं, जैसे राष्ट्रीय मनोबल, भूगोल, जनसंख्या, वर्तमान समय में ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी तुलना में हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक ढांचा, ये सारे कारक अधिक महत्वपूर्ण हुए हैं। तो देख रहे हैं, कुछ कारकों को हमने कम महत्वपूर्ण बता दिया, कुछ कारकों को अधिक महत्वपूर्ण बता दिया। तो इस तरह से इनके बीच सापेक्षिक डिफरेंस पैदा कर दिया, रिलेटिव डिफरेंस। और इस रिलेटिव डिफरेंस के आधार पे हमने रिलेटिव इंपॉर्टेंस को भी दर्शा दिया। फिर से सुनिए, शुरुआत में हमने क्या कहा कि शक्ति के भिन्न भिन्न कारकों के सापेक्षिक महत्व को निकालने में तमाम तरह की दुविधाएं आती हैं, तमाम तरह की जटिलताएं आती हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। और इसके लिए हमने क्या लॉजिक दिया? हमने लॉजिक ये दिया कि शक्ति के भिन्न भिन्न कारक आपस में इतने जटिलतम रूप से जुड़े हुए हैं कि उनमें विविधता पैदा की ही नहीं जा सकती, उनमें डिफरेंशिएशन ऑब्जर्व किया ही नहीं जा सकता। और जब तक उनमें हम डिफरेंशिएशन ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बता पाएंगे कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है। पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय शक्ति के कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको हम सटीक रूप से माप ही नहीं सकते। राष्ट्रीय मनोबल वगैरह, इसकी बात मैंने किया था। तो ये सब जटिलताएं हैं। ये भी हमने देखा कि समय दर समय राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का महत्व घटता बढ़ता रहता है। तो मान लीजिए कुछ समय विशेष के लिए बोल दिया कि एक्स एलिमेंट कम महत्वपूर्ण था, वाई अधिक था, पता चला 5 साल बाद वाई कम महत्वपूर्ण हो गया, एक्स अधिक महत्वपूर्ण हो गया। तो जटिलताएं तो है, शक्ति के तत्वों का सापेक्षिक महत्व निकालने में समस्याएं हैं। बावजूद इसके मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने शक्ति के तत्वों का सापेक्षिक महत्व निकालने का प्रयास किया है। और उन्हीं में से एक का नाम हमने लिया, किसका? आर्गेन्स्की का। आर्गेन्स्की
आर्गेन्स्की कहता है कि देखो, शक्ति के जो प्राकृतिक कारक हैं, प्राकृतिक कारक जिसमें कौन कौन सा आता है? भूगोल, जनसंख्या, संसाधन इत्यादि, ये कारक अभी भी व्याप्त हैं, लेकिन इनकी तुलना में इनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है वर्तमान में? शक्ति के वैज्ञानिक तत्व अधिक महत्वपूर्ण हो चुके हैं। और वैज्ञानिक तत्वों में इसने किसको कंसीडर किया? अर्थव्यवस्था को, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट को, है ना। हालांकि वैज्ञानिक तत्वों के अंदर भी जो टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट है, ये बाद में जुड़ा हुआ शक्ति का तत्व है ना। पहले परंपरागत रूप से ये नहीं हुआ करता था। यस प्रेम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन। प्लस आर्गेन्स्की ये भी कहता है कि भिन्न भिन्न देशों के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, राजनीतिक ढांचे हैं, इनका महत्व बढ़ा है। और वैश्वीकरण के दौर में तो साफ साफ यह स्थापित हो जाता है कि वही जो आर्थिक रूप से समृद्ध है वही शक्तिशाली है। विशुद्ध रूप से अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें, 21st सेंचुरी की, वर्तमान की, तो टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत बड़ी है। टेक्नोलॉजी की, जो टेक्नोलॉजिकल रूप में एडवांस है वो शक्तिशाली है। जैसे उदाहरण स्वरूप अब देखिए, सैन्य शक्ति शक्ति का एक कारक है। इसका महत्व पहले भी था, अभी भी है, लेकिन महत्व में बदलाव आया है। जैसा पहले था हूबहू ऐसा अभी नहीं है। आपके पास खूब भारी भरकम सेना है संख्या बल के लिहाज से, लेकिन टेक्नोलॉजिकली हाईटेक सेना नहीं है। तो उस संख्या बल के आधार पर बनाई गई भारी भरकम सेना का कोई औचित्य नहीं है। अब किसी देश की छोटी ही सेना है, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस है, तो आपको नहीं लगता कि वो प्रभावी सेना कहलाएगी? सूचना प्रौद्योगिकी ले लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके देश के इंटेलिजेंस को प्रभावी बनाता है, आसूचना को। उन्नत सूचना तकनीकी आपके देश के आर्थिक विकास में भी मददगार साबित होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो मिला जुला मेरा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वस्तुनिष्ठ मैनर में हम उनके सापेक्षिक महत्व को बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव मैनर में कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है एकदम सटीक रूप से, एकदम सटीक रूप से। जैसे भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया, तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप सोचेंगे कि आयरलैंड की जगह स्पेन लिख दें, तो सीधी बात है आपका उत्तर गलत हो जाएगा, आपको आयरलैंड ही लिखना पड़ेगा। लेकिन नीति निदेशक सिद्धांतों पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को पूछे अगर, तो भारतीय संविधान में व्याप्त डीपीएसपी की चर्चा कर सकते हैं, आयरलैंड के संविधान में व्याप्त डीपीएसपी की चर्चा कर सकते हैं, स्पेन के संविधान में व्याप्त डीपीएसपी की चर्चा भी कर सकते हैं। समझ रहे? तो ये बेसिकली आपका राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित आज का व्याख्यान रहा, आज का लेक्चर रहा। अब अगर कोई आपसे बात करे कि भाई राष्ट्रीय शक्ति को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसके प्रयोग के क्या साधन हैं, इस टॉपिक का अगर अंतिम फेसेट की हम बात करें कि राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग के साधन क्या हो सकते हैं,
देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग के कुल 4 साधन इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वार्ता, पुरस्कार, दंड और लास्ट में कह सकते हैं बल प्रयोग। बल प्रयोग, इसकी तुलना आप चाणक्य नीति से कर सकते हैं, कौटिल्य की नीति से कर सकते हैं। क्या कहता है कौटिल्य? राजनीति में अपनी शक्ति का लोहा मनवाने के लिए आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद। भेद मतलब नहीं कहते हैं किला भेद देना, अटैक, आक्रमण। यहां भेद मतलब किसी की गोपनीयता जानना नहीं। साम दाम दंड भेद, बल प्रयोग। वर्तमान में आप साम दाम दंड भेद को किस रूप में शो कर सकते हैं? वार्ता, पुरस्कार, दंड और बल प्रयोग। वार्ता का मतलब क्या हुआ भाई? दो देशों के बीच संधियां, समझौते, ये सब होते रहते हैं ना, कूटनीतिक प्रयास। तो कूटनीति के माध्यम से अपने हितों को मनवा ले जाना राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग का एक स्वरूप हुआ। पुरस्कार क्या होता है? पुरस्कार का मतलब मान लीजिए आप आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में कई सारे गरीब देश हैं। अब पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री भूटान में गए और भूटान को बोले कैसा है, आपके यहाँ अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार 1,000 करोड़ रुपए देती है आपको। अब आपको नहीं लगता कि भूटान भारत से खुश हो जाएगा? अब मान लीजिए भूटान के अंदर ऐसा लगता है कि भारत के हितों को चुनौती करने वाला कोई देश अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहा है, तो आप तुरंत भूटान को बोल देंगे कि देखना भाई, इससे बच कर रहना। भूटान आपकी बात समझ जाएगा कि अच्छा, भारत चाह रहा है कि हमें उसके साथ नजदीकियां नहीं बढ़ानी चाहिए, भारत की बात मान लेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आर्थिक रूप से संपन्न देश दूसरे देशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके ऊपर खर्चे करते हैं। दंड, दंड का मतलब होता है सामने वाले देश पर दबाव डालकर अपनी बातें उससे मनवाना। कैसे दबाव डालकर? अगर मान लीजिए वो आपके मन मुताबिक नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने शक्ति का मतलब ही आपको बताया कि किसी देश से अपना मनचाहा व्यवहार करवा लेना और अनचाहा व्यवहार करने से रोक देना। ऐसा करके दूसरे देश को हम नियंत्रित करते हैं। अब पता चला कि उस देश की हमने सैनिक घेराबंदी कर डाली, ये दंड का स्वरूप हुआ। उसके साथ हमने सारे इकोनॉमिक टाई ऑफ्स कट ऑफ कर लिए कि तुम्हारे साथ हम कोई आर्थिक संबंध नहीं रखेंगे। और यही नहीं, हमारे साथ वाले जो देश हैं, हमारे जो सहयोगी देश हैं, उनसे भी अब कह देंगे कि इसके साथ सारे इकोनॉमिक रिलेशंस को टर्मिनेट कर दो, जैसे ईरान के संदर्भ में अमेरिका करता है। अपने भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा, प्लस अपने सहयोगी देशों से भी अपील करेगा कि आप भी इसके साथ कोई इकोनॉमिक आर्थिक व्यवहार ना करें, कोई व्यापारिक व्यवहार ना करें। ये दंड का रूप हुआ। अब बल प्रयोग का मतलब क्या हुआ?
ये दंड व्यवहार का कठोरतम रूप है, उस पर हमला कर देना, युद्ध कर देना। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग के कौन कौन से साधन हैं। इज इट ओके? अश्विनी, दिव्यांशु, प्रेम? गुड। तो राष्ट्रीय शक्ति के बारे में कल की क्लास में, आपकी क्लास की टाइमिंग यही 11:30 बजे रहेगी। कल की क्लास में हम लोग आ, राष्ट्रीय शक्ति का जो डिक्टेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति से ही जुड़ा हुआ एक और यथार्थवादी संकल्पना, शक्ति संतुलन का सिद्धांत तथा प्रतिरोध का सिद्धांत, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड डिटरेंस। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड डिटरेंस। ठीक है नीरज, तो आज के लिए इतना ही। आ, कल फिर मिलते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल आप याद दिलाइएगा, बैलेंस ऑफ पावर एंड डिटरेंस, शक्ति संतुलन व प्रतिरोध में मूव करने से पहले राष्ट्रीय शक्ति के बारे में जो मैं आपको समझाया हूं इसे लिखवा दूंगा पहले। ओके, ओके देन, थैंक यू।